सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। सभी को शुभ संध्या। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज थोड़ा विलम्ब हो गया तो पल्स डायग्नोसिस शुरू करते हैं जी। टेक्निक 6 सीखना शुरू करते हैं। तो पल्स डायग्नोसिस एक टेक्निक है, एक विद्या है, एक साइंस है जिसे आप भी सीख सकते हैं। सभी को सीखने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने जो है अब तक जो है 5 क्लास हो चुका है। तो आप सभी से आशा करते हैं कि ये जो आज की क्लास ले रहे हैं तो इससे पहले जो है सभी क्लास आपने लाइव क्लास में आकर के या फिर आप रिकॉर्डेड क्लास हमारे यूट्यूब पे सुन करके ये 6ठे क्लास में होंगे। और जो नहीं देख पाए है ना, तो पहले पिछले वीडियो देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। क्योंकि मैं जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नाड़ी सीखने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम कई लोग तो कहते हैं नाड़ी होता क्या है, मुझे पता नहीं है क्या, ऐसे पूछता है कि वैद्य जी ये क्या आप पढ़ा रहे हैं। मैं इंटरेस्ट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जो समझा रहे हो बता रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इसे सीखना चाहता हूँ, है ना। भले उसका काम का चीज़ ना रहे, है ना, लेकिन कहते हैं मैं भी सीखना चाहता हूँ। चाहे नाड़ी विद्या वाला हो, चाहे पंचकर्मा वाला हो, चाहे और भी अष्टांग हृदय वाला जो टॉपिक है, वो कहता है कि मुझे सुन करके मैं समझ रहा हूँ, मैं सुनता हूँ, क्लास सुन रहा हूँ मैं, तो मैं समझ में रहा हूँ, है ना, लेकिन ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, इसके मतलब उसको क्लियर नहीं है ना, कि इसे पढ़ करके आगे उसका क्या भविष्य होगा। तो देखिए जो ये चीज़ सीखेगा, है ना, पल्स डायग्नोसिस सीखेगा, उसका भविष्य अच्छा होगा जी, ठीक है। और मैं क्या कहूँ, है ना, यानी कि सीख करके तो अपना तो फ़ायदा है ही, दूसरे का भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे स्टूडेंट मतलब क्या है कि जो युवा भी बहुत सारे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि सीख के करेंगे क्या हम, है ना, इसमें तो हमारा कुछ बनना नहीं है, करियर तो करें क्या। तो ऐसी बात नहीं है ना, बिल्कुल। मतलब क्या है कि ये विद्या सीख करके जो है आप जो है जब शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाड़ी विज्ञान को कैसे समझें ये तो हमने समझ लिया है, नाड़ी परीक्षा का महत्व हमने समझ लिया है, नाड़ी परीक्षा कहाँ करें ये हम आपको बता रहे हैं, है ना। और नाड़ी क्या है, इसकी संख्या क्या है, ये मैं आज के टॉपिक कवर करूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक अभी शुरू किया है, अभी जो है बहुत टॉपिक है इसके अंतर्गत, और बहुत आगे जो है सबसे बड़ा टॉपिक तो यहाँ होने वाला है ना, 10 नंबर वाला फर्स्ट लेवल दोसा गति, है ना, दोसा लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस, गति लेवल ऑफ पल्स डायग्नोसिस। इसमें बात पित्त कफ के प्रकृत गतियाँ और विकृत गतियाँ बताऊँगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी, है ना। तो चलिए, हमने आपको यही बताया कि जब आपके पास कोई रोगी आएगा तो आपको जो है 2 चीज़ों का परीक्षण करना है, एक तो रोगी का करना है और उसके रोग का भी करना है। ऐसा नहीं कि कह दिया शुगर तो शुगर मान लिए, रोग का भी परीक्षण करना है। शुगर जो है उसका कारण क्या है ना, उसका कारण क्या है, इसको कहते हैं निदान। कारण क्या है, पूर्व रूप क्या है, शुगर जो हुआ तो इससे पहले क्या हुआ, है ना। फिर रूप होता है, रूप को लक्षण भी कहा गया है कि अभी क्या क्या दिक्कत है। फिर उपसय, उपसय मतलब होता है कि जो अभी बीमारी है तो क्या क्या खाने से, क्या क्या करने से आराम मिलता है, इसको कहते हैं उपसय। और संप्राप्ति, भाई ये बीमारी जो हुआ शुगर है जो है ये कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप ही होता है कोई बीमारी। जैसे मान लीजिए कोई किसी का किडनी फेल है, तो मैं ही कहता हूँ कि आज इसका किडनी फेल नहीं हुआ, 6 साल 5 साल पहले ही किडनी फेल शुरू होना हुआ था, लेकिन आप कहाँ थे, है ना, आप सोए हुए थे, है ना,
आप जगे हुए नहीं थे, है ना, सोए हुए थे। आप शुगर की गोली खा खा करके, बीपी की गोली खा खा करके, स्टेरॉयड खा खा करके, पेन किलर खा खा करके, है ना, कमर दर्द, घुटना दर्द, एड़े दर्द की दवाइयाँ खा खा करके आप अपना किडनी फेल कर रहे थे, तो आप कहाँ थे? तो इसलिए क्या है कि ये होता है पूर्व रूप, कि भाई आपका जो समस्या है उससे पहले भी कुछ समस्या था जिस पे आपने ध्यान नहीं दिया। आपको मैं बताऊं, जो भी बीमारी किसी को है वो आज के देन नहीं है, कहते हैं पूर्व जन्म की देन है। मैं कहता हूँ इसी जन्म की देन है। पूर्व जन्म तो कौन देखने गया, लेकिन मैं कहता हूँ इसी जन्म की देन है। कहीं कौन सा कैसा कैसे कह सकते हैं? जब आपको बुखार लगा तो आपने गोलियां खाई, इंजेक्शन लगवाए, कहें हाँ लगवाए थे ना, वो तो ठीक हो गया था। यही तो बीमारी है कि लोग दबा रहे हैं। बुखार आ रहा है उसको दबा रहे हैं, लेकिन बुखार का कारण नहीं पता। कहते बुखार है जी, शरीर धीप गया, माने शरीर जो है ना गर्म हो गया, बुखार है, लेकिन पता नहीं है कि बुखार क्यों आया। बुखार आया आपके वात पित्त कफ दोष धातु मल अग्नि के असंतुलन के कारण आया था बुखार, कि भाई आपका दोष धातु मल अग्नि असंतुलन हो गया, सुधार लो। लेकिन आपने क्या किया? संकेत दिया, उसको यूं ऐसे एकदम थप्पड़ मार के भगा दे, भाग, है ना, अंग्रेजी दवाइयाँ खा करके। तो सबसे बड़ा जो है चीज़ यही है जी कि आज किसी को बुखार लग जाए, एक गोली रखते हैं, है ना, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी कि जो आपके शरीर के लिए ही एंटी है। बायोटिक मतलब होता है जीवन या जैविक, कुछ ऐसा ही होता है। और एंटी इसके ठीक विपरीत, आपने आपके जैविक क्रिया के विपरीत, आपके जीवन के विपरीत जो औषधियाँ हैं उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। अब बड़े गर्व से एंटीबायोटिक खाते हैं, ले लेना एंटीबायोटिक। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जाल यही है। जो व्यक्ति को स्वस्थ रहना है जीवन में, आगे भी जीवन में स्वस्थ रहना है, उसको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं खाना है। क्योंकि आप खा ही रहे हैं, जहर खा रहे हैं, आका रहे हैं कि हम ठीक हो गए। एंटीबायोटिक इसका नाम ही है, आप इसका अर्थ समझिए। एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है? जो आपके जीवन के विपरीत है, मतलब जो आपके जीने का, जो आपके आयु का, जो आपके हर माने बॉडी के जो विपरीत है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो ही आप खा करके ठीक हो रहे हैं, एंटीबायोटिक। तो फिर आप अपने लंबे आयु की कामना कैसे कर सकते हैं? आयुष कामना कैसे कर सकते हैं? दीर्घायु की कामना कैसे कर सकते हैं? आयुष कामना कर ही नहीं सकते हैं अगर आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं। हमें तो याद नहीं है जी हमने कब खाया था। हाँ याद है, मतलब 2015-16 के करीब होगा तो मैंने खाया होगा एंटीबायोटिक। इसके बाद तो नहीं खाया, है ना, क्योंकि बुखार आए हैं। इसके बाद भी मुझे लगभग 1 साल 2 साल में बुखार आते हैं, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। और अच्छा बुखार आ जाता है, बढ़िया वाला, पिछले साल भी आया था, लेकिन नहीं खाते हैं मुझे पता है ये कुछ नहीं है, दोष धातु में लगने का संतुलन है, उसे सही करेंगे ना, कि टेम्परेचर बढ़ गया उसको हम सही करेंगे। तो ये छोटा सा मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक नहीं खाइए। आयुर्वेद में कहा है प्रोबायोटिक खाने के लिए, है ना, लेकिन लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं जी, है ना। सबसे बड़ा बीमारी का कारण एंटीबायोटिक है संसार में। तो कोई भी व्यक्ति बीमार है आज के डेट में, शुगर की गोली चल रहा है, बीपी का गोली चल रहा है, घुटने के दर्द, कमर के दर्द, चाहे दिमाग के कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका एक ही कारण है। ये किसी को बताना नहीं रोगी को, नहीं तो रोगी जान जाएगा तो क्या होगा कि वो खाएगा नहीं गोली, वो ठीक फिर हमेशा ठीक रहेगा, फिर वो ठीक रहेगा जीवन भर, तो फिर मरीज नहीं आएगा, मरीज कम हो जाएंगे, समझ गया। और मरीज कम हो जाएंगे तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत ही सोच समझ करके महर्षि भागवत ऋषि ने और चरक ऋषि ने बात बताया है। ये बात हालांकि जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ ऐसे नहीं बताया, लेकिन एक संकेत दिया है, बहुत बड़ा संकेत दिया है। जैसे ही चरक संहिता उठाएंगे, ठीक है, हाँ चलिए ठीक, हाँ, जैसे ही आप चरक संहिता निकालेंगे, अष्टांग हृदय निकालेंगे और चिकित्सा स्थान निकालेंगे कि भाई भागवत ऋषि, चरक ऋषि क्या बता रहे हैं, सबसे पहले किस रोग की चिकित्सा बता रहे हैं, तो देखेंगे
कि अरे ये तो ज्वर चिकित्सा बता रहे हैं, ज्वर बुखार की चिकित्सा बता रहे हैं। कोई भी चीज को शास्त्रों में जो पहले बताया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट की चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको सबसे ज्यादा महत्व देता हूं। मैं समझता हूं कि इससे बढ़ करके तो कुछ नहीं है। जो पहले लिखा है शास्त्रों में, जो पहला चीज, जो पहला वर्ड भी लिखा है, अष्टांग हृदय निकालिए। अष्टांग हृदय का पूरा जो 7120 सूत्र है, मैं कहता हूँ पहला सूत्र आप देखो और इसे पढ़ो, फिर मजा आ जाएगा। तो कहिए मजा ही आएगा। फिर आप चरक ऋषि को बार बार थैंक यू, ग्रेट, ऐसा अष्टांग हृदय ग्रेट लिखिएगा। ऐसी बात बताया है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको कुछ बाह्य जानकारी चाहिए जो आपको मिलेगा क्लास के माध्यम से। ये मामूली चीज़ नहीं लिखा है। पहला जो सूत्र होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से जो पहला अध्याय है बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है, ज्वर चिकित्सा। मैं कहता हूँ कि ज्वर की आपने इलाज करना सीख लिया, ऐसे नहीं, ज्वर की यदि किसी व्यक्ति ने सही ढंग से उपचार करना सीख लिया, उसने दुनिया की बड़े से बड़े रोग से बचना सीख गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े से बड़े रोगों का इलाज करना सीख गया, ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन बड़े से बड़े रोगों से बचने का उपाय सीख लिया, जान लिया। जो ज्वर को ठीक करना सीख गया, जो ज्वर को, ज्वर समझ रहे हैं ना, बुखार, फीवर को सीख लिया, समझ लिया। इतना आसान नहीं है। तो देखिए हर चीज़ का कारण होता है, यही मैं थोड़ा सा बताना चाहा कि जो बीमारी है आपका रोगी का, तो ये सब के पीछे एक कारण है। कारण क्या है? बुखार जो आया था, वो कोई रोग नहीं होता है। बुखार, बुखार होता है वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जठर अग्नि पंचभूताग्नि सप्त धात्वाग्नि का इनवैलेंस होता है बुखार। कितना लंबा चौड़ा मैंने बोल दिया। सिंपल भाषा में कहेंगे, दोष धातु मल अग्नि का इनबैलेंस हो जाना, असंतुलन हो जाना ही बुखार है। असंतुलन होगा तो एक सिग्नल मिलेगा, एक संकेत मिलेगा कि भाई आपका शरीर जो है असंतुलित हो गया है, दोष धातु मल अग्नि असंतुलित हो गया, सुधार लो, है ना। एक टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन आपने तो इसको दबाना है ना। लोगों को क्या करना है? जो बहुत भोले होते हैं, इंसान जो है बहुत भोला होता है, वो क्या करता है? एक गोली ले आता है 10 रुपये का 5 रुपये का एक गोली ले आता है ना। 2 रुपये का एक गोली ले आता है, 2 रुपया मिलता है, सॉरी 2 रुपया में, है ना। कहीं भी जाएं, है ना, सरकारी अस्पताल चले जाएं, है ना, जो प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, 2 रुपया का पर्ची कटाएं, आपको दवाइयाँ मिल जाता है। कितना मतलब क्या है कि भारत में सुविधा है जी, बताइए। 2 रुपया में आपका उपचार हो जाता है। लेकिन ये नहीं पता है कि आज हमने इस चीज़ को दबा लिया ना, इसको बैलेंस ना करके इन चीज़ों को दबा लिया ना, तो यही चल करके आगे हमें बड़ी बीमारी के रूप में आएगा। किसी को पता ही नहीं ये बातें। आपको पता थी जी ये बातें? किसको किसको पता था जी, बताइए ये बातें। इतनी गहरी नॉलेज किसको किसको पता था? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, देखे तो कौन कौन जानते थे ये बातें कि सारे बीमारियों का कारण जो है ना बुखार शुरू हुआ था जी। जो पहले से क्लास ले रहे हैं उनको तो ये बातें मैंने पहले ही बताया था। जैसे ही हमारे साथ कुछ नए साथी जुड़ते हैं, नया क्लास शुरू करता हूँ, तो मैं ये बात के ऊपर फोकस कर देता हूँ जी। मैं ये बात के ऊपर ज़रूर फोकस कर देता हूँ ताकि सावधान हो जाएं सभी। बुखार की गोली नहीं खाओ, बुखार को आप बैलेंस करो। बुखार बैलेंस नहीं, बल्कि जो दोष धातु मल अग्नि जो इनबैलेंस हुआ था, असंतुलन हुआ था, वो संकेत आया था, आपने ये समझना है। फिर इसको, वो बुखार कुछ ऐसा है नहीं कि बड़ी चीज़ें, है ना। वो तो क्या है कि उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको ये पता रहेगा तो आप अपने लिए तो कम से कम करेंगे। तो देखिए ये तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ अगर बहुत लंबे समय से कोई दिक्कत आ रही है तो एक बार दिखाना चाहिए, है ना। अपने मतलब आराम से, मतलब ये सारी चीज़ें तो आराम से ठीक कर देते हैं, है ना। और बाकी क्या है कि इसमें ज्वर ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, केवल बुखार नहीं होता है, एक टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ये चीज़ें नहीं होती है। इसमें दोष धातु मल अग्नि असंतुलन होता है, तो इसको बैलेंस करना चाहिए, है ना।
देखिए, तो बुखार आदि के बारे में बताऊंगा, ए टू जेड बताऊंगा, है ना। ये सारे पहले मैं बेसिक कंप्लीट कर लूँ, है ना। रोगी रोग परीक्षा, है ना, रोगी रोग परीक्षा। देखिए हमने लिखा भी था, देखिए पहला पेज में हमने देखिए क्या लिखा है, रोगी एवं रोग की परीक्षा, रोगी एवं रोग की परीक्षा, नाड़ी परीक्षा। पेज नंबर 1 में देखिए हमने क्या लिखा है ना। देखिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखेंगे, कहेंगे भाई जी आपने तो नाड़ी सिखाया ही नहीं, है ना, 22 मिनट में तो नाड़ी का एक क्लास हो जाना चाहिए था। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नाड़ी आपको सिखाते हैं जी। फिर बहुत सारे लोग नाड़ी क्लास करने के लिए केवल आए हैं, तो उनको सीखना भी तो है। चलिए मैं हमेशा 10 मिनट 15 मिनट जो है आपको कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ जी, बहुत काम की चीज़ें बता देता हूँ। तो मैं आपको रोगी रोग परीक्षा के बाद में ज्वर परीक्षा ही बताऊंगा, है ना, जिसमें आपको ज्वर के निदान, ज्वर के पूर्व रूप, ज्वर के रूप और ज्वर के उपसय और ज्वर के संप्राप्ति, ठीक है जी, ये मैं बताऊंगा। रोगी की रोग की परीक्षा, जैसे हमारे पास कोई रोगी आएगा ना तो उसका परीक्षा करेंगे, फिर उसके जो बीमारी है उसका परीक्षा करेंगे ज्वर की, फिर इसके बाद करेंगे चिकित्सा, परीक्षा के बाद में चिकित्सा, तो चिकित्सा भी बताएंगे ज्वर की, तो हम सब चीज़ बताएंगे जी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल नाड़ी परीक्षा बताएंगे, ठीक है, और हर बीमारी में बताएंगे, तो बेसिक कंप्लीट हो जाता है ना। तो आपको जो है रोगी की परीक्षा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जैसे रोगी की परीक्षा करना है ना तो उतना आसान नहीं है, बहुत ही कम्प्लेक्स है रोगी की परीक्षा करना, क्योंकि इसमें 21 परीक्षाएं होती है। रोग परीक्षा करना थोड़ा सा इजी है, लेकिन रोगी परीक्षा करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें 21 परीक्षा है, उसमें एक नाड़ी परीक्षा भी है जी। प्रकृति विकृति परीक्षा आराम से कर लेते हैं, इसमें जो मुख्य रूप से नाड़ी परीक्षा और दूसरे परीक्षाएं हैं, है ना। तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको नाड़ी के पर्याय बता दिया था, इसको जीभ साक्षिणी भी कहते हैं, है ना, धमनी भी कहते हैं, पल्स कहते हैं, वैसे इसको नब्ज कहते हैं यूनानी चिकित्सक, पल्स, है ना, आर्टरी, ये सब हम इसको कह सकते हैं। तो नाड़ी परीक्षा संबंधी कुछ नियम है, वो आपको देखना है। चिकित्सक को क्या नियम है ये मैंने बता दिया था, रोगी को क्या नियम है ये मैंने बता दिया था, और पूरा क्या है नियम नाड़ी संबंधित ये मैंने बता दिया था। कल मैंने बताया था जी मानव शरीर में नाड़ी की संख्या, तो मानव शरीर में कितने नाड़ी है जी, 35 लाख, और ये सूत्र है सार्ध त्रिकोटियो, मतलब 3.5 करोड़, 35 लाख, है ना, इतने हैं जी, बहुत ज़्यादा अपने शरीर में, इतने तो गिनती कौन कर सकता है। महर्षि कनाद ऋषि ने कर रखा है, देखिए तो महर्षि कनाद ऋषि ने कैलकुलेशन कर रखा है जी, है ना, 3.5 करोड़ का, देख लीजिए। एक मिनट, साढ़े 3 करोड़ तो लिखा है, लेकिन है 35 लाख, ये मैं समझ में नहीं पाया। एक मिनट, सार्ध त्रिकोटियो, ये मिस्टेक से लिखा गया जी, है ना, 3.5 मिलियन होगा तो फिर 35 लाख ही होगा, तो ये भी मिस्टेक से ही लिखाया लगता है। वैसे यहाँ पे सार्ध त्रिकोटियो, यहाँ पे तो सार्ध मतलब होता है 3.5 करोड़, है ना, 3.5 करोड़। इसके बारे में और भी कोई रेफरेंस देखूंगा फिर मैं बताऊंगा, है ना, संख्या में, लेकिन बताया तो गया है यहाँ पे सार्ध त्रिकोटियो, संस्कृत सूत्र से तो यही है जी। अमित जी लिख रहे हैं नस नाड़ियाँ बताए हैं अनुलोम विलोम से सही होती है, ये भी सही है गुरुजी, है ना, क्या दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, नहीं ये 72 करोड़ क्या आपने लिखा है, ये कुछ नहीं, इतना नहीं बताया गया है,
3.5 करोड़ यही सूत्र है महर्षि कणाद ऋषि का। सार्ध त्रिकोटियो नाड़ियो ही स्थूला सूक्ष्मचा। चल इसके बारे में और कोई सूत्र देखेंगे। तो नाड़ी की संख्या तो बहुत सारा है ना, 3.5 करोड़ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है सूक्ष्म और स्थूल इस प्रकार से वर्णन है जी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कि आप इसे महसूस भी नहीं करते हैं, है ना, ये सभी है। तो इसमें बताया गया है कि 72,000 मोटी नाड़ी है जी, जो जिसे आपने लिखा ना अमित जी, तो ये 72,000 जो है नाड़ी है, ये मोटी है, जो क्या है जिसमें वायु आदि का जो है ना वो होता है ना, इसमें वायु आदि का धमन होता है। लेकिन उसमें से हाँ 72,000 आपने क्या कुछ लिखा है, ऐसा अंक लिखा है क्या है, दहाई सैकड़ा, बहुत छोटी होती है ना मोबाइल स्क्रीन पे, क्या है सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 72 करोड़ लिखा है नस नाड़ी। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं होता 72 करोड़, है ना, 72 करोड़ 72 लाख 1 10, 72 करोड़ 72 लाख 10,201, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं नहीं, कोटियों मतलब होता है कृष्ण मुरारी जी, कोटियों मतलब तो करोड़ होता है ना। लक्ष्य मतलब होता है लाख, वो मैं देख के बताऊंगा, थोड़ा कल मैं विचार करूंगा, ठीक है। पर जितना भी रहे, है ना, 3.5 करोड़ है ना, ये 3.5 मतलब 3.5 मिलियन, ऐसा तो ये मिस्टेक से लिखाया है ना, जैसा भी जो भी रहेगा मैं बताऊंगा कल। तो इसमें 72,000 जो है मोटी नाड़ी है, इसमें वायु का धमन रहता है ना, और जो भी रस रक्त क्या कहते हैं, और जो भी रूप रस शब्द स्पर्श गंध है इसमें प्रवाह होता है, उसमें से 700 नाड़ी बारीक होता है, और जिसमें क्या है कि रस भी प्रवाह होता है, और उसमें भी ऐसे 700 में 24 नाड़ी होता है जो धड़कता है, इसमें पल्स पता चलता है कि चल रहा है, पता चल रहा है कि चलता हुआ महसूस होता है। और उसमें से एक नाड़ी आपको देखना है जो आपका हाथ और पैर की नाड़ी है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो नाड़ी परीक्षा कहाँ करें, ये मैंने आपको बताया था कि आपको ये लेफ्ट और राइट दोनों हैंड में करना है जी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों हाथ में करना है। अब आगे मैं क्लियर भी करूँगा कि कहाँ पे विशेष रूप से करना है स्त्री और पुरुष के, लेकिन अभी तो आप समझिए दोनों हाथ में ही करना है, ठीक है। तो ये कहाँ करना है, जैसे ये आपका हाथ है, तो ये आपका हाथ है, तो जो कलाई है यहाँ पे आप 2 निशान देखेंगे, इसी को कहते हैं मणिबंध रेखा। तो पहला रेखा जो आपको अंगुष्ठ मूल पे जो रहता है, इसके बाद में भी दूसरा रेखा रहता है, तो यहाँ पे आपको पल्स नहीं मिलेगा, है ना। तो यही कहते, यही छोड़ देना है, एक उंगली अंगुष्ठ मूल से एक अंगुल छोड़ देना है जी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये दूसरा रेखा स्टार्ट होता है, इसी रेखा पे रखना है, मतलब जहाँ पे सबसे पहले आपको महसूस होता है नाड़ी, आप इसको देखना शुरू करिए। ये आपका बात दोस्त की नाड़ी है ना। लेकिन कैसे देखना शुरू करना है जी, तो सबसे पहले कुरपर मर्म आने, आज हमने जितने भी रोगी का 10-15 रोगी का हमने देखा नाड़ी, तो हमने यही देखा, मतलब हमने देखना ही शुरू किया कुरपर मर्म से। कुरपर मर्म नाड़ी देखा जाएगा, लेकिन कुरपर मर्म, अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, कुरपर मर्म देखने का फायदा क्या होता है, बहुत सारा चीज़ पता होता है। आज एक रोगी आया, हालांकि वो हमारे से 15 दिन पहले ही दवाई ले गया था, तो जैसे इसको हाथ यहाँ पकड़ते हैं, तो पहले तो ये कहता है ये हाथ यहाँ क्यों पकड़ रहा है, नाड़ी तो यहाँ है। चलिए मैंने यहाँ देखा, तो ज़्यादा बहुत सारे, लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि 100 रोगी में तो नहीं, लेकिन 500 रोगी, 1000 रोगी में एक रोगी होता है जिसके शरीर में गांठ रहता है और हाथों में ही गांठ रहता है। तो आज एक लेडीज पेशेंट आई, है ना, जिसके हाथों में गांठ था, तो मैंने यहाँ पे देखा, है ना, यहाँ पे देखना शुरू किया। कोई पुरुष ही होता है, मान लीजिए ये अपना पूरा फुलवा शर्ट पहना हुआ है ना, कपड़ा पहना हुआ है, तो फिर वो गांठ पता चल जाता है पहले ही, है ना, पहले ही पता चल जाता है। ये भी पता चल जाता है कि उसके शरीर में गांठ है। तो आया था 15 दिन पहले, तो दवाई दिया था, है ना,
गांठ गलाने का मुख्य रूप से यही आया था। लगभग 10 साल से गांठ था, पूरे शरीर में है, मतलब जगह जगह, हाथ में है, पैर पैर में कम है, पेट में है, पीठ में है, गर्दन में है, हाथ में है, ज़्यादा दर्द नहीं होता है, वही मांस में वृद्धि है। तो मैंने इसको औषधियाँ दिया है। मैंने तो कहा दिया 6 महीने से पहले तो कोई उपाय ही नहीं है, मतलब 6 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा ये नहीं कहा मैंने कहा 6 महीने में तो शुरू होगा, है ना। अभी मत सोचना कि मैं 15 दिन की औषधियाँ दिया हूँ तो कुछ होगा। अब की बार मैंने 1 महीना की औषधियाँ दे दिया, क्योंकि जो रिजल्ट है, क्योंकि हमने इससे पहले इतना जल्दी हमने गांठ किसी का ठीक किया ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँगा। मैं ही बोलता हूँ कि मैंने जो किया अब तक वही मैं सबका चिकित्सा करूँगा, और यदि नहीं किया हूँ तो मैं ये भी बोलूँगा कि इसका इलाज मैंने नहीं किया है और मैं आपको पहली बार करके दे रहा हूँ। क्या जाता है बोलने में, अगला बंदा लेना होगा इलाज लेगा। और ये भी बोलते हैं कि 6 महीने पहले तो आप विश्वास ही नहीं करना है, तो भाई उपचार लेना है तो लीजिए, क्योंकि हर चीज़ में, जैसे कोई स्टोन आ गया लेकर के, मैं कहता तो भाई इतना बड़ा तो हमने कभी देखा ही नहीं, देखा है लेकिन किसी का ठीक हुआ ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी का ठीक हुआ ही नहीं, लेकिन आप उपचार करके ले करके देखो, हो जाए, ठीक हो जाए, है ना। शुगर है, भाई मैंने तो किसी का देखा ही नहीं शुगर ठीक होते, आपका भी ठीक नहीं होगा, लेकिन आप उपचार लो, राहत तो मिलेगा। दर्द कितने महीने में ठीक होगा, कमर दर्द, मैंने तो किसी का दर्द ठीक होते हुए नहीं देखा है ना। मतलब ठीक होते हुए मतलब ये नहीं कि मतलब 6 महीना साल भर कोई उपचार लेगा। अब बीमारियां ही बहुत गंभीर लेके आते हैं, 6 साल से, 10 साल से, 3 साल से, और इतने लंबे समय खाते नहीं दवाइयाँ, है ना। 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, वो तो 15 दिन ही, या फिर 15 दिन से महीना भर और आगे, या फिर 2 महीना, 3 महीना। तो इसलिए कभी देखा नहीं ना चिकित्सा ऐसा। और हमारे चिकित्सा काल कोई ऐसा है नहीं कि मैं 50 साल से, 40 साल से, होता है ना, बहुत ज़्यादा समय से आप कर रहे हैं, तो फिर ऐसा मिला नहीं, है ना। तो क्या है कि ऐसा हम बताते नहीं हैं, है ना। और जो हम क्लियर आदमी हैं कि जो हमने देखा वही चीज़ बताना है। नाड़ी में भी बहुत सारे कि आप 10 दिन पहले का बता दीजिएगा, 1 साल पहले का बता दीजिएगा, बीमारी कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, बीमारी बता दीजिए हमें, है ना। कई लोग आ जाते हैं पूछने के लिए, आ जाते हैं ना कि बीमारी बता दीजिए है कि नहीं है। तो अब तो काफ़ी चीज़ें बताते हैं, लेकिन आपको जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको दोष, धातु, मल और अग्नि, अब प्रकृति विकृति, ये सब चीज़ें आपको पता अधिक से अधिक होना चाहिए, है ना। बाकी क्या है कि मैं आपको हर एक लेवल में सिखाऊंगा, तो आपको बहुत सारा चीज़ ऑर्गन लेवल तक भी पता चलेगा, है ना। तो नाड़ी से पता चलेगा, बहुत सारे चीज़ पता चलेगा, लेकिन रोगी को तो नहीं पता चलेगा ना। रोगी को कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि हमने किसी को हमने नाड़ी देखा, जैसे मैंने एक रोगी का नाड़ी देखा मैंने, है ना, और नाड़ी देख करके हमने ये बताया कि आपका लीवर का साइज बढ़ गया, है ना, लीवर का साइज बढ़ गया। देखिए मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, है ना। मैंने कहा कि आपका लीवर का साइज, हमारे पास रोगी आया, मैंने प्रकृति विकृति देखा, नाड़ी वगैरह सब देखा मैंने। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट जी, एक मिनट। हाँ 1 मिनट में बता रहा हूँ, कुछ मैं केस टेकिंग किया था वो मैं देख रहा हूँ थोड़ा, फिर बताते हैं। हाँ शुगर है, बीपी है, समस्या 5 साल से, बीपी थोड़ा सा है, शुगर थोड़ा सा बढ़ा है, 6 महीने में बढ़ रहा है ज़्यादा। चलिए तो मैंने देखा कि उसका जो है, मैंने पल्स देखा और सभी देखा, तो हमने देखा कि एक तो
बीपी है, तो वो तो बीपी मशीन से हमने चेक भी कर लिया। और हमने देखा कि लीवर का साइज बढ़ रहा है, फैटी लीवर हो सकता है ना, लीवर का साइज बढ़ रहा है। और देख रहा हूँ 16 सेंटीमीटर है, मतलब कुछ ज़्यादा ही है, 16.5 सेंटीमीटर है, जबकि नॉर्मल 13 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसे रोगी को कहते हैं माइल्ड हेपेटोमेगाली कहते हैं, मतलब लीवर का साइज बढ़ गया। और लीवर का बढ़ना मतलब क्या है कि आगे बहुत सारे समस्याओं को, है ना, संकेत देना। तो फिर हमने ये तो पल्स में देखा, लेकिन रोगी तो नहीं देखा ना। लेकिन जब मान लीजिए कोई व्यक्ति, रोगी पेशेंट सोनोग्राफी कराने के लिए जाता है जी, तो रोगी भी देखता है ना, रिपोर्ट करके देखता है। और वैसे भी स्क्रीन पे भी वो देख सकता है उस समय। और साथ में क्या है कि लेकिन नाड़ी देखता है, तो नाड़ी तो केवल वैद्य ही देख रहा है ना, ऐसे करके, ऐसे नाड़ी तो वैद्य ही देख रहा है। अब ये कहे कि आपका लीवर बढ़ गया, तो रोगी क्या सोचेगा, है ना, रोगी क्या सोचेगा कि ये बोल रहे हैं लीवर का साइज बढ़ गया, कैसे मान ले, है ना, कोई साइंटिफिक है ना तरीका हो तो बताइए। लेकिन हमने तो किया ना, पता अनुभव किया ना कि इसका लीवर बढ़ गया। तो अभी के समय में तो एक टूल और आ गया है ना, सोनोग्राफी, वो करके आप रोगी को दिखा सकते। देखिए मैंने कहा, और आपका ये, जैसे आज हमारे पास 8 दिन पहले मेडिसिन दिया था स्टोन का, किडनी स्टोन का 9 mm था, औषधि ले लिया और आज आया 9 mm था। मैंने कहा भी था कि 8 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं तो 16 दिन में होगा। चलिए ठीक है, तो आ गया। मैंने इसको पल्स देखा और सभी देखा, है ना, परीक्षण किया। मैंने कहा कि भाई आपका ठीक नहीं हुआ, अगर आप चाहें, अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप जाइए जांच करा के आ जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हम एक बार और दवाई खाएं, 16 दिन दवाई करके फिर हम जांच कराएं, तो क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि आपका पथरी नहीं गया, मतलब है स्टोन, तो मैं वो मैंने बता दिया। तो फिर उसको मैंने दवाई दिया, दवाई के पैसे ही नहीं, अल्ट्रासाउंड के 1000 रुपये कहाँ से लाएगा। मैंने कहा इतने रुपए में तो हमारी दवाइयाँ हो जाएगा, ऐसा करो 8 दिन की और दवाइयाँ खा लो, फिर जांच कराना, क्योंकि 9 mm है तो थोड़ा बड़ा है। अगर 5 mm तक कराता, मैं कहता हूँ 8 दिन में करा कर आ ही, है ना। 5 mm किससे कराता है, मैं कहता हूँ कि 8 दिन में तो करा ही लो, क्योंकि 5 mm का सबका ठीक हो जाता है ना। और नहीं ठीक होगा तो हम और दे देंगे, ऐसा बात है। तो पर सबका ठीक हो जाता है, आपका भी। लेकिन 9 mm है, तो मैं कह रहा हूँ कि, और मैं देख भी पा रहा हूँ कि नहीं हो रहा, तो ऐसा करो कि आप जांच मत कराओ, आप दवाई और खा लो इसके। तो आपको आना चाहिए ना पल्स डायग्नोसिस, तभी ना क्लियर हो पाएगा। नहीं तो कहेंगे कि आप जाइए जांच करा लीजिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और अच्छी बात ही है कि जांच मतलब क्या करा ले। लेकिन क्या है कि बार बार रोगी कराता है ना, तो ये बहुत सारे लोगों के पास में ऑपरेशन कराने के तो पैसे होते हैं, लेकिन दवाई और आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के पैसे नहीं होते हैं जी। सभी लोगों की मैं बता रहा हूँ, 95% लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि अंग्रेजी दवाई खाने के भी पैसे हैं, और ऑपरेशन कराने के भी, सर्जरी कराने के भी पैसे हैं, चीड़ फाड़ कराने के सारे पैसे हैं, बिल्कुल पैसे हैं जी, है ना। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने के पैसे किसी के नहीं है जी, है ना। ये भारत का जो है दुर्भाग्य है मैं सच बता रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको हमें दूर करना चाहिए, और दूर होगा ज्ञान के माध्यम से। जब ज्ञान रहेगा तो आप कर पाएंगे कि भाई नहीं, इन छोटे मोटे चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें सर्जरी आदि कराने की ज़रूरत नहीं है, अपेंडिक्स का, और मतलब प्रारंभिक अवस्था में ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप टाइम टू टाइम वैद्य से मिलते रहिए, और कुछ जांचें वगैरह करा भी सकते हैं। लेकिन नहीं, हम तो बीमार पड़ेंगे तभी वैद्य के पास जाएंगे, नहीं, हम तो बीमार पड़ेंगे तभी इसके बारे में कुछ जानेंगे, सोचेंगे, परहेज करेंगे, नहीं, है ना। यही ना है लोगों का, तो यही माइंड सेट। तो इसलिए इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, तो ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। तो मैं यही कहता हूँ कि कुरपर मर्म, अगर नाड़ी देखना है तो आपको कुरपर मर्म का एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए। तो मैंने बताया, अपना लेफ्ट हैंड निकालिए, और लेफ्ट हैंड का जो है, जो केहनी है, और यहाँ पे जो रेखा ऊपर ऊपर है, बस रेखा से एक अंगुल नीचे मान लीजिए, है ना। और ये पूरा फैला रहता है, केवल सुई के नोक के बराबर नहीं रहता है ना, ये मर्म।
ये एक अंगुल प्रमाण होता है ना, कम से कम 1 अंगुल। तो यहाँ पे मतलब अंदाज़ा जो है ऐसे कर सकते हैं, अपने से ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे करने से स्टिमुलेट होता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 10 बार 15 बार करना है, फिर इसके बाद नीचे ले आना है, धीरे धीरे करते करते नीचे ले आना है। और जहाँ पे नाड़ी है यहाँ पे ज़ोर से दाबना है, 3 बार ऐसे दाबना है, छोड़ना है, दाबना है, छोड़ना है। फिर इसके बाद महसूस करना है और 1 बाय 1 करके जो है पल्स रेट ले लेना है ना। ऐसे करता हूँ मैं, पहले पल्स रेट ले लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, कुरपर एक मर्म है जो रक्त के प्रवाह और मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है। इसको पीड़ित यानी कि स्टिमुलेशन करने से नाड़ी का ब्लॉकेज दूर होता है, इसलिए भी करना चाहिए। और यहाँ पे जो है 2 रेखाएं हैं, मणिबंध रेखा हैं, और ये मणिबंध रेखा जो 2 रेखाएं इसके बीच में आपको नाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे लाइन पे आपको नाड़ी मिल जाएगा। तो पहला नाड़ी होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, 3 अंगुलियों से देखा जाता है। तो मणिबंध से 1 अंगुल छोड़कर नाड़ी देखें। और ये नाड़ी कहाँ से आया हुआ रहता है जी, ये नाड़ी क्या रहता है, ये रेडियल आर्टरी रहता है। क्या रहता है जी, रेडियल आर्टरी रहता है, जिसको कहते हैं बहिर्प्रकोष्ठिका धमनी कहते हैं। कलाई के पास अग्रबाहु हाथ का निचला हिस्सा में स्थित होता है, जो हृदय से रक्त निकलता है, हाथ में आता है ऑक्सीजन लेते हुए रक्त, है ना। और ये डीप में होता है। तो चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर इसका उपयोग हृदय गति को जांच करने में प्रयोग करते हैं। और जो बीपी भी जो देखते हैं ना, जो एलोपैथी डॉक्टर जो बीपी देखते हैं ना, क्या देखते हैं पता, ये ब्रेंकियल आर्टरी तो ही देखते हैं। लेकिन मैं बीपी देखता कहाँ से जी, मैं रेडियल आर्टरी पे ही बीपी देख लेता हूँ। सटीक बीपी देख लेते हैं जी, है ना। लेकिन एलोपैथी डॉक्टर क्या करते हैं जी, ब्रेंकियल आर्टरी पे क्या बीपी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर। लेकिन नाड़ी वैद्य कौन सा आर्टरी पे देख लेते हैं बीपी जी, तो रेडियल आर्टरी पे। भाई ब्रेंकियल आर्टरी पे आप बीपी देख ही नहीं सकते हैं, स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा तो देखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिना मशीन के आप जो है रेडियल आर्टरी पे बीपी देख सकते हैं, ब्रेंकियल आर्टरी पे नहीं संभव है जी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पल्स नहीं मिलता है, पल्स आपको मिलता है रेडियल आर्टरी पे। तो जहाँ पे मिलता है वहीं पे ना देख पाएंगे, यहाँ पे ऊपर मिलता है नहीं ब्रोंकियल आर्टरी पे, ठीक है जी। तो आप सभी को जो है बीपी मैं सिखाऊंगा कैसे देखते हैं रेडियल आर्टरी पे। नाड़ी परीक्षा काल कब करना चाहिए, तो प्रातः काल, है ना, सुबह प्रातः काल करना चाहिए। प्रातः काल वैद्य को उचित है कि शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर सुखपूर्वक बैठे। वैद्य के लिए भी, रोगी को भी उचित है कि शौच आदि कर्म से निवृत्त होकर के बैठकर वैद्य को नाड़ी दिखावे। नाड़ी परीक्षा का निषेध कम नहीं करना चाहिए, तो भाई मालिश के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ नहीं करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए, खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, है ना। सोने की इच्छा, नींद आ रही है ना, तो नहीं करना चाहिए। और स्थान कहाँ है जी, कहाँ देखना चाहिए, तो रेडियल आर्टरी पे देखना चाहिए। तो रावण द्वारा जीव नाड़ी, देखिए यहाँ पे लिखा है जीव नाड़ी थी सा प्रोक्ता नंदिना, है ना, ऐसा कुछ लिखा है, प्रकोष्ठा बाह्यस्था, है ना, कुछ ऐसा, है ना। रावण द्वारा जीव नाड़ी संज्ञा से विभूषित अंगुष्ठ मूल में स्थित प्रकोष्ठा धमनी रेडियल आर्टरी सबसे प्रमुख है, ठीक है जी। नाड़ी परीक्षा का विचार करते ही मस्तिष्क में इसी नाड़ी की परीक्षा आती है जी। कहते अल्लाह तेरा नाड़ी परीक्षा करेंगे, तो नाड़ी परीक्षा जैसे ही मस्तिष्क में आता नाड़ी परीक्षा, आगे हाथ, है ना, हाथ आगे कर देते हैं, यानी कि रेडियल आर्टरी का ही याद आता है। इसके प्रमुखता के निम्नलिखित कारण है। भाई रेडियल आर्टरी ही क्यों, नाड़ी परीक्षा में रेडियल आर्टरी ही क्यों, इसकी परीक्षा सरल है और तीनों दोषों के लिए 3 अंगुलियां का जो स्थान है ना, इजी तरीका है। अब मान लीजिए कोई भी आता है तो भाई कहेंगे हाथ देखेंगे, नाड़ी देखेंगे तो हाथ ही करेगा ना आगे, पैर थोड़ू करेगा आगे आपका कि लो देखो, अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा। या फिर माथा आगे करेगा, मूड़ी, ये भी अच्छा नहीं। तो इसलिए हाथ आगे करना अच्छा है,
तो नाड़ी परीक्षा का जैसे ही कहते हैं तो क्या ध्यान आता है जी, नाड़ी परीक्षा कहते ही हाथ ध्यान आता है, रेडियल आर्टरी ध्यान आता है ना। ये चीज, यह नाड़ी अधिकतम उत्तान है, यह नाड़ी अधिकतम उत्तान है, मांस वसा अस्थि अन्य रक्त वाहिनी से आच्छादित नहीं होते हैं, तो इसलिए स्पष्ट रूप से पता चलता है। शास्त्रों में इस नाड़ी को सभी रोगों के ज्ञात करने का उल्लेख मिलता है, रेडियल आर्टरी का, बहिकोष्ठ का, धमनी का वर्णन है। और इसे बैठे है ना, बैठ लेटा खड़ा देखा जा सकता है, खड़ा है तो भी देख सकते हैं, पल्स रेट वगैरह देख सकते हैं, लेकिन आदर्श नहीं है ना, खड़ा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। सबको देख सकते हैं जी, है ना, स्त्री पुरुष सभी को देख सकते हैं, पैर सब थोड़ा दिखाता है ना, अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। यह स्थान प्रायः अनावृत भी रहता है, पैर ढका रहता है जी, है ना, गला गर्दन वगैरह ढका रहता है, लेकिन आपका हाथ तो ढका नहीं रहता है, इसलिए आपको कुल मिला के आपको हाथ देखना है, ठीक है जी। इसलिए परीक्षण में वैद्य या रोगी को संकोच नहीं होता है हाथ आगे करने में, पैर आगे करने में संकोच होगा, है ना। और सभी का क्या है, जितने भी वैद्य हैं तो सब क्या करते हैं, हाथ पे ही प्रैक्टिस करते हैं, पैर में थोड़ा कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, किसी का हाथ नहीं है तो फिर क्या है कि वहाँ पे उसका पैर देखा जा सकता है जी, ठीक है, पैर में भी अभ्यास करना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट। तो हाँ, तो आपको जो है ये हाथ वाला नाड़ी देखना है, यह स्थान अपेक्षाकृत शुद्ध भी होता है ना, इसलिए ये सारे बिंदु हैं, है ना, जो हमने मेंशन कर दिए हैं वो आप सिंपल पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार करेंगे पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है, इसमें कोई ऐसा रटाने की जरूरत नहीं हमें। कुर्म नाड़ी क्या है, कुर्म नाड़ी बहुत सारा एक भ्रम है कि स्त्रियों का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, पुरुषों का राइट हैंड देखना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा हाथ देखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल स्त्रियों का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, पुरुषों के राइट हैंड देखना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप दोनों हाथ देखो, और अनिवार्य भी है, हमारे पल्स डायग्नोसिस में दोनों हाथ को देखना अनिवार्य है जी। अगर आप हमसे देख रहे हैं तो सीख रहे हैं ये पल्स डायग्नोसिस, तो दोनों हाथ देखना है। क्या महत्व है दोनों हाथ देखने का, तो बड़ा महत्व है जी, है ना, बड़ा महत्व है दोनों हाथ देखने का। ठीक है, तो इसमें एक आता है कि आप जो सुने हैं ना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये जो है टोटल आधारित है एक कंसेप्ट पे, कुर्म नाड़ी। कुर्म नाड़ी यानी कि वही एक आर्टरी होगा, कुर्म आर्टरी। ये क्या है कि आधुनिक डॉक्टर ने तो खोजा तो नहीं है कि ये कौन सा पल्स है, मैंने कौन सा आर्टरी है, लेकिन आयुर्वेद में कहा है कुर्म नाड़ी होते हैं। कुर्म मतलब होता है कि एक कछुआ होता है, इसी को कच्छप कुर्म कहा गया है, उसके जैसा ही इसका कुछ रहता है आकार, इसलिए इसको कहते हैं कुर्म नाड्याम अस्थैर्यम। कहते हैं कुर्म एक ऐसा नाड़ी है जिसको संयम करने से योगी को अस्थिरता प्राप्त होती है जी। कुर्म एक नाड़ी भी है, योग सूत्र में वर्णन है ये। योग सूत्र में जिस कुर्म का नाड़ी का वर्णन किया गया है वह नाड़ी हमारे कंठकूप के नीचे, मतलब यहाँ पे उर स्थल अर्थात छाती में स्थित है, जिसकी आकृति कछुए के समान है, कुर्म नाड़ी। और जब योगी इस कुर्म नाड़ी को संयम कर लेता है तो उसे स्थिरता प्राप्त होती है ना। कुर्म नाड़ी,
कुर्म नाड़ी क्या करता है, स्थिरता प्राप्त करता है जी। जिस प्रकार सांप या गोह जो है जब अपने बिल में घुस जाते हैं तो भले ही आप उसे पूंछ पकड़ के निकालें, सांप घुस गया अंदर, ठीक है, आप इसका पूंछ पकड़ लिए और आप खींच करके बाहर कर रहे हैं, नहीं निकलेगा सांप, है ना। पकड़ कर उन्हें बाहर खींचने की कोशिश करेंगे लेकिन आप उन्हें बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उनकी भूमि में पकड़ बहुत ही मजबूत होती है। एक बार यदि वह पकड़ अच्छे से हो जाए तो उनको हिलाना भी मुश्किल है जी, है ना। गोह के बारे में बताया गया, सांप के बारे में बड़ा वो रहता है ना, पकड़ इसका अच्छे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब योगी अपनी कुर्म नाड़ी को संयम कर लेता है, एक उदाहरण दिया यहाँ पे, तो उसकी स्थिरता भी इतनी ही मजबूत हो जाती है जैसे सांप की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सांप जो है अपने कुर्म नाड़ी को है ना एक्टिव कर लेता है, एक एग्जाम्पल दिया है। इससे योगी के शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की स्थिरता प्राप्त हो जाती है। तो रामायण में भी रावण की सभा में एक दृश्य दिखाया गया है कि अंगद अपना पैर सभा में जमा देता है, तब उसका पैर को कोई महारथी उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं पाया। उसे भी कुर्म नाड़ी के समान सिद्धि माना जा सकता है, कुर्म नाड़ी के समान, ठीक है जी, सिद्धि मान सकते हैं। तो कुर्म नाड़ी अस्थिरम चक्षु करोति योगी नाम सदा। कुर्म नाड़ी योगियों की आँख को सदा अस्थिर बनाती है। कुर्म नाड़ी के मुख्य कार्य यही है, नेत्रों की गति को नियंत्रित करना, जम्भाई, नींद, आँखों के थकान को नियंत्रित करना। कुर्म नाड़ी प्राण वायु को अस्थिर रखना, चित्त की स्थिरता एकाग्रता में योगदान देना। तो योग में इसका बड़ा महत्व है जी, बहुत सारी बातें हैं वो आप देख लीजिए। आगे है कि ये कछुआ के समान है, ठीक है, यही है कुर्म नाड़ी, ठीक है जी, जो कछुआ के समान है। कछुआ नहीं है, कछुए के समान है, ये नाड़ी है जो अपने छाती पे है जी और स्तर पे है जी, ठीक है। लेकिन ये जो है स्त्री और पुरुष में अलग अलग आकार के हैं, आकार वही है, मुंह अलग किया हुआ है। तो क्या है जी, देख लीजिए, मेल, कोई मेल है, पुरुष है, तो पुरुषों में कुर्म नाड़ी का मुख अधोमुख है, मतलब कोई पुरुष है ना तो उसमें जो है कछुआ का जो मूड़ी है ना वो नीचे है, और नीचे तो है और राइट साइड में है। जैसे मान लीजिए सिंपल तो ऐसा है ना, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये कोई मेल है तो उसमें कुर्म नाड़ी का जो है ना, कुर्म नाड़ी जो है इसका देखिए मूड़ी देखिए नीचे तो है और देख भी रहा है राइट साइड में, है ना। अगर लेफ्ट साइड देखता तो अलग बात है, नीचे तो होता, लेकिन सीधा सीधे देखता अलग बात नहीं। ये जो है ना इसका जो है देखने का मतलब कछुआ नहीं यहाँ कोई देख रहा है भाई, जो कुर्म नाड़ी है ना उसका जो मुंह है ये राइट साइड देख रहा है, नीचे भी है और राइट साइड, चूंकि अपना जो है ना यहाँ पे मतलब बताया गया यहाँ पे है, उर स्थल, बक्ष स्थल, कंठ में नहीं है, पेट पे नहीं है, यहाँ पे है, और ये देख रहा है यहाँ पे, इधर देख रहा है राइट साइड, सॉरी राइट तरफ देख रहा है। पुरुषों में राइट तरफ है ना कुर्म नाड़ी का मुंह है। कुर्म नाड़ी राइट डाउन, डाउन नहीं राइट डाउन, तो इसलिए पुरुषों में राइट हैंड देखना चाहिए जी। और स्त्री में क्या है जी, कोई फीमेल है तो स्त्रियों में कुर्म नाड़ी का मुख यानी सिर ऊर्ध्व मुख उत्तर, कहते हैं स्त्रियों में कुर्म नाड़ी क्या है जी, है। और ये कछुआ जो है कुर्म नाड़ी का जो मुंह है ऊपर है, और ऊपर तो है लेकिन लेफ्ट अप है, कुर्म नाड़ी लेफ्ट अप इन फीमेल, बट मेल कुर्म नाड़ी राइट डाउन और लेफ्ट अप, ये दो चीज याद रखिएगा। पुरुषों में राइट डाउन और स्त्रियों में लेफ्ट अप, याद रखिएगा। इस प्रकार से ये नाड़ी है, इसलिए क्या है कि स्त्री पुरुषों के नाड़ी देखने की रीति बताया गया है कि मनुष्यों के नाभि देश में तिरछा कुर्म नाड़ी स्थित है। देखिए नाड़ी दर्पण में तो कहा गया है कई जगह नाभि देश में, पर ये नाभि देश जो है इसी को बताया गया जो है नेवल रीजन, ये नहीं हम कह सकते हैं, परंतु जहाँ भी स्थित है जी आप ऐसा समझिए कि
पुरुषों में राइट डाउन, स्त्रियों में लेफ्ट अप है जी। ठीक है, तो बाईं तरफ उसका मुख है, पुरुषों में क्या कहते हैं, एक मिनट, मनुष्यों में है ना, बाईं उसका मुख है, दाहिने तरफ पूछ। ऊपर के भाग में बाईं तरफ हाथ में, एक मिनट, आप जैसे मान लीजिए कि पुरुष को देख लीजिए, तो पुरुषों में क्या है जी, कुर्म नाड़ी राइट डाउन, तो ये तो इसका राइट डाउन है, लेकिन पूछ किधर जा रहा है, पूछ से मतलब नहीं है। ठीक है, पूछ तो ऊपर आ गया जी, तो यही यहाँ पे बताया गया है A to Z। तो पूछ किधर है, अब पैर किधर है, वो तो अलग बात है जी। ठीक है, बस जो कंसेप्ट है वो याद रखिएगा, है ना, राइट डाउन लेफ्ट अप। ठीक है, यही यहाँ पे पूरा बताया गया है जी। ठीक है, कि किधर है और पूछ किधर है, पैर किधर है, ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है जी। ठीक है, तो स्त्रियों के जो है लेफ्ट हैंड और पुरुषों के राइट हैंड आपको देखना है, तो देखना है। इसका कारण भी कुछ बताया गया है, कुर्म नाड़ी का होना क्या है कि बताया गया है, और भी दूसरा कारण है जी। इसका कारण यह भी है, पुरुषों की नाड़ी दाहिने हाथ में और स्त्रियों के नाड़ी बाएं हाथ में देखना चाहिए। इसका कारण यह भी है कि पुरुषों में सूर्य नाड़ी पिंगला अधिक सक्रिय मानी जाती है, जो दाहिने हाथ से संबंधित है, सूर्य नाड़ी, और स्त्रियों में चंद्र नाड़ी एड़ा प्रमुख होती है, जो बाएं हाथ से संबंधित है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत काम की चीज़ है जी, जो कोई नहीं जानता होगा, जो बेसिक क्लास में जुड़े हैं उनको पता होगा, लेकिन तीसरे महीने के सिलेबस में जिसने प्रकृति परीक्षा देखना सीख लिया उसी को पता होगा केवल, और जिसने रक्त धातु पढ़ लिया उसी को पता रहेगा ये चीज़। एक मिनट जी, देखिए क्या है, रक्त धातु जिसने पढ़ा, पुरुष में लिखा है यहाँ पे सूर्य नाड़ी और स्त्रियों में लिखा है चंद्र नाड़ी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मान रहे होंगे कि स्त्रियों की तासीर ठंडी होगी, फिर है ना, स्त्रियों की तासीर ठंडी होगी, चंद्र नाड़ी है, और पुरुषों में सूर्य नाड़ी है, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सैल होगा, यानी कि पुरुषों की तासीर गर्म होगा। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्योंकि सूर्य नाड़ी है, नहीं, इसके ठीक विपरीत है। स्त्रियां जो है, स्त्रियों को अग्नेय बताया गया है, आर्तवम अग्नेयम, शुक्रम सौम्यम आर्तवम अग्रेयम, आर्तवम अग्नेयम, महर्षि सुश्रुत ऋषि, सूत्र स्थान में मैंने बेसिक क्लास में बताया है। सुश्रुत ऋषि को फॉलो करते हैं तो बता रहा हूं मैं, उन्होंने बताया है शुक्रम सौम्यम, यानी पुरुष सौम्य है, और आर्तवम आग्नेयम, इस लाइन को कोई नहीं काट सकता है। तो कहेंगे यहाँ पे चंद्र नाड़ी कैसे एक्टिव है, भाई आर्तवम आग्नेयम, स्त्रियों की जो प्रवृत्तियाँ आग्नेय है, इसीलिए भगवान ने इसको चंद्र नाड़ी एक्टिव कर दिया है जी। भाई एयर कंडीशन एसी वहीं लगता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। अब कोई रूस में एयर कंडीशन लगाएगा बताइए, एसी लगाएगा रूस में? कोई नहीं लगाएगा। रूस में मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, लगाएगा? नहीं लगाएगा। गर्मी के दिन में भी नहीं लगाएगा। भाई वो अपने घर को इस प्रकार से बनाते हैं कि 24 घंटे हीट रहे। वो चलाते हैं, क्या कहते हैं फिर, गर्म करने के लिए घर को गर्म करते हैं, हीटर चलाते हैं। पानी को भी गर्म करके पीना पड़ता है, मुश्किल है, बाहर बर्फ जमा रहता है। तो इसीलिए क्या है कि स्त्रियों में चंद्र नाड़ी एक्टिव इसलिए है, आर्तवम आग्नेयम। पुरुषों में सूर्य नाड़ी एक्टिव है क्योंकि शुक्रम सौम्यम। ये चीज़ नहीं किसी को पता होगा जी, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना। यानी कि स्त्रियों को ठंडी चीज़ खाना चाहिए और पुरुषों को जो है गर्म चीज़ खाना चाहिए।
खा सकते हैं जी। स्त्रियों को गर्म चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए जी, जैसे खट्टा, क्योंकि खट्टे में क्या है जी, अग्नि है ना। खटाई में क्या है, खट्टे में अम्ल रस में क्या है, तो अग्नि है ना अम्ल रस में। अग्नि और पृथ्वी होती है खट्टे रस में, बढ़ जाएगी अग्नि। इसलिए खट्टे चीज बंद कर दीजिए स्त्रियों को। कोई भी समस्या है ना, खास करके पित्त से संबंधित समस्या होता है, बंद कर सकते हैं, है ना। अग्नि और पृथ्वी में आभूत होती है खट्टे चीज में। मधुर चीज देना चाहिए। आर्तवम आग्नेयम बताया गया है जी स्त्रियों को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये नाड़ी प्रमुख एक्टिव रहती है, अधिक सक्रिय मानी जाती है। अब मान लीजिए कि स्त्रियों में सूर्य नाड़ी ही बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती, तब तो गड़बड़ था है ना, तब तो गड़बड़ होगा, है ना। तो इसलिए ये बताया गया जी, ठीक है। नाड़ी में दोषों का क्रम, ये चीज़ें जो है अब हम कल बताएंगे जी, ठीक है। ये चीज़ें अब हम कल बताएंगे। नाड़ी में दोषों का क्रम हम कल पढ़ेंगे। फिर भी एक लाइन बता देता हूँ। अदौचा बहते बातों, क्या लिखा, अदौचा बहते बातों, मध्य पितम तथैव चा, अंते चा बहते श्लेष्मा, नाड़िका त्रय लक्षणम, नाड़िका त्रय लक्षणम, 3 लक्षण जी। कहता है कि हृदय से जब नाड़ी निकलती है ना, ऐसे ऐसे निकल रही है, देखिए 1 मिनट, जब नाड़ी निकल रही है ना, हृदय से नाड़ी आ रही है निकल करके, पहले तो क्या है कि एरोटा के थ्रू निकलेगा, फिर क्या है कि महाधमनी, धमनी से धमनी, छोटे धमनी, ब्रेंकियल आर्टरी, फिर यहाँ पे रेडियल आर्टरी आएगा। तो पहले लिखा है देखिए, आगे आगे बात बह रहा है, आगे आगे बात बह रहा है, आगे तो इसका आगे कौन होगा, तो सबसे आगे ये ना होगा, सबसे आगे कौन होगा, आगे ये कहलाएगा। और ये क्या है जी, अदौचा बहते बातों, इसको देखिए कहा गया बाता, और मध्य पितम, तो इसको कहा गया पित्त, और अंत में बहते सलेस्मा, अंत में ये बहता है। भाई इधर से आ रहे हैं, इधर से अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मिला कफ, लेकिन आगे आगे कौन है, तो आगे तो बात ही रहेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये इस सूत्र का आपको यही समझना है जी, अदौचा बहते बातों, आगे आगे बात है, ये वाला रिंग इंडेक्स फिंगर, ठीक है, यानी कि तर्जनी उंगली। कहते हैं जिस समय वैद्य कोहनी को पकड़ता है, कोहनी को तो पकड़ना है, उसके द्वितीय क्षण में प्रथम बात की नाड़ी, फिर मध्य में पित्त की, और अंत में कफ की नाड़ी चलती है। और इसी को कहा गया है जी निकटतम छोर दूरस्थ छोर। भाई हृदय से निकटतम छोर किसका होगा, तो कफ का होगा, है ना। इसको कहा गया प्रोक्सिमल इंड, हम इंग्लिश में बात करेंगे जी, इसलिए आपको याद रखना है। प्रोक्सिमल इंड मतलब क्या है ना, प्रोक्सिमल इंड मतलब निकटतम छोर, और डिस्टल इंड मतलब दूरस्थ छोर। तो इधर से देखिए नाड़ी आएगी तो पहले मिलेगा कफ मिलेगा, फिर पित्त मिलेगा, फिर बात मिलेगा, मतलब सबसे आगे आगे कौन है, तो बात है, फिर पित्त है, फिर कफ है। अब हम आपको कल बताएंगे नाड़ी गति, है ना। अब यहाँ कल से आपका मुख्य क्लास शुरू होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम करते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय वेद।